नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो रोशनी है वो चिरागों से ही हो। घर की जो बेटियां हैं वो भी घर में उजाला करती है, देश और समाज को रोशन करती है। सशक्त भारत की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, विकसित भारत की बात हो या आर्थिक विकास की कुंजी की बात हो, सशक्त बालिकाओं का इन सब में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सशक्त बालिकाओं की सशक्त भारत के निर्माण में क्या कुछ भूमिका है, बालिकाओं का सशक्तिकरण कैसे हो। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भाग्यश्री सैनी जी हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 8-10 साल से बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं। भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और स्पेशली दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। तो भाग्यश्री जी के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सशक्त बालिका जब हम जिक्र करते हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं बालिका सशक्तिकरण। इससे क्या कुछ समझा जाए? जो बालिका सशक्तिकरण, इसका क्या कुछ तात्पर्य? देखिए, बालिकाएं, मैं बोलूंगी कि बालिकाएं, एक सशक्त बालिका किसे कहेंगे? बालिका सशक्तिकरण में जब एक बेटी को, एक बालिका को, चाहे वो स्वास्थ्य का अधिकार हो, शिक्षा का हो, या मैं बोलूं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी क्षेत्र है, जब उसमें उसको समान अधिकार दिए जाते हैं, पूरा फलने फूलने की वो समान अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो मैं बोल सकती हूँ एक बालिका सशक्त होती है और यही बालिका सशक्तिकरण है। जी, आपने जिक्र किया समान अधिकार जब बालिकाओं को दिया जाए। कौन से समान अधिकार हैं जो बालिकाओं को नहीं मिल रहे थे अब तक, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो अब मिल गए, स्थितियां सामान्य हो गई है? देखिए, अगर मैं आर्थिक स्तर पे बात करूं, अभी हम लोग जो समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम सारे प्रकार के अधिकारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक अधिकार हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। तो अगर आर्थिक लेवल पे बोलें तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो है, या जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, वेदर वो स्किल ट्रेनिंग की है, वेदर वो हायर एजुकेशन लेने की है, वो राजनीतिक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा राजनीति है उनमें भी बेटियां या महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में पुरुषों की तरह ही रुचि रखें और उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिले कि उनका समान प्रतिनिधित्व हो। अगर हम लोग सामाजिक स्तर पे बात करें तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि शिक्षा के स्तर में उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी अगर आप बात करेंगे तो उनको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो फैमिली ही डिसाइड करती है। और चूंकि आई एम वर्किंग फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो बेटियां अपना स्कूल छोड़ चुकी हैं, तो मैं आपको ग्रामीण भारत की, गाँव की तस्वीर बता सकती हूँ कि अभी भी बहुत सारी हजारों बेटियां हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं और आज भी उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जैसे एक बेटे को मिलती है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे जो सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आप बेटियों को मिले तो ये अपॉर्चुनिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने ग्रामीण भारत की तस्वीर का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमने वक्त का एक दौर देखा है जब भारत आजाद हुआ था। उस वक्त बेटियों को घर की दहलीज को पार करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल रहता था। स्थितियां बदली, आज 2026 चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ स्थितियों में परिवर्तन हुआ? बहुत कुछ बदला है। मैं अगर स्वतंत्र भारत की बात करूं, उस वक्त हम लोग देखते थे कि कितनी सारी कुरीतियां थी जो बेटियों के लिए थी, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे शिक्षा में उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। अगर मैं शिक्षा की ही बात करूं तो बेटियां कभी भी हायर एजुकेशन ले ही नहीं सकती थी। आज की बेटियां डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन रही हैं, सब बन रही हैं। और इवन उसके साथ वो बहुत अच्छी बिजनेसमैन भी बन रही है, उनका खुद का अपना एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं। अगर आप सामाजिक क्षेत्र पे भी बोलें तो बेटियों को कभी भी निर्णय निर्माण में उतनी भागीदारी नहीं थी। मतलब डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता था, अगर आप घर में देखेंगे पुरुषों के हाथ में होता था, अगर आप समाज में भी देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, आज डिसीजन मेकिंग में बेटियां हैं। बेटियां डिसाइड कर रही हैं कि मुझे क्या करना है, कितना करना है और कहां तक करना है। अगर आप राजनीति की भी बात करें तो हमारे पास देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहां पे बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, सीएम बन रही हैं, सांसद बन रही हैं। तो बहुत जो तस्वीर है, अगर मैं घर से शुरुआत करूं, घर की बात करूं, समाज की बात करूं या देश की बात करूं, तो बेटियों को लेकर जो तस्वीर है वो बहुत बदली है, बहुत हद तक बदली। बिल्कुल, बेटियों को लेकर जो तस्वीरें काफी हद तक बदली है। हम सशक्त भारत की बात करें तो सशक्त भारत के निर्माण में जो सशक्त होती हुई बेटियां हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका है?
देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बोलूंगी कि बेटियों की भूमिका क्यों नहीं है। बिल्कुल। अगर बेटियां, आप आधी आबादी की बात करते हैं, तो अगर आधी आबादी को हम लोग सशक्त नहीं करेंगे तो चाहे वो महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हो, चाहे वो 2047 में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, विकसित भारत की जो हम लोग बात करते हैं, किसी भी चीज की बात है, अगर आप बालिकाओं को सशक्त नहीं करते हैं, अगर हम महिलाओं को सशक्त नहीं करते हैं, तो ये जितने भी हमारे जो विजन है, ये जो हमारा सपना है, ये सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। घर से शुरुआत कीजिए, समाज से शुरुआत कीजिए। बेटियां किरण है। अगर मैं बोलती हूँ ना कि किसी भी समाज की प्रगति को आपको नापना है, तो हमें ये देखना होगा कि बेटी है वो कितनी स्वतंत्र है, वो कितनी आत्मनिर्भर है। तो अगर बेटियां ही आत्मनिर्भर नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, और बेटियां जो आधी आबादी हैं उन्हीं को अगर हम लोग वो राइट्स नहीं दे पा रहे, अपने राइट्स को वो एंजॉय नहीं कर पा रही, तो मुझे लगता है ये जितने भी लक्ष्य हमने जो देखे हैं समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, वो पूर्ण नहीं होते हैं, वो अधूरे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि बेटियां वो किरण है और ये किरणें लगातार फैलेगी तभी भारत सशक्त होगा। लिंगानुपात की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है, चाहे राजस्थान की बात करी जाए, चाहे पड़ोसी राज्यों की बात करी जाए जहाँ पे लिंगानुपात काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में लिंगानुपात काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। डेफिनेटली अगर आप पूर्ववर्ती सालों को देखें और अभी को देखें तो लिंगानुपात में बहुत चेंज हुआ है, और गवर्नमेंट ने उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारी स्कीम्स चालू की हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे उनको एजुकेशन में सपोर्ट देने के लिए। देखिए, लिंगानुपात का अगर हम लोग एक थॉट देखें कि लिंगानुपात में जो चेंजेस हुए हैं और पहले क्यों नहीं थे। बेटियों को, महिलाओं को हमेशा जो जीवन है उसमें दोयम दर्जे पे समझा जाता है। बेटों को हम लोग हमेशा समझते हैं कि ये घर का आधार है, समझा जाता था। और बेटियों को आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता है, और हम लोग बोलते हैं ना कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो जितने भी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं वो बेटों के हिस्से में हुआ करते थे। तो हमें लगता था कि बेटियां पराया धन है और जो बेटा ही है वो ही घर का आधार है, तो सारी चीजें तो उसी को करनी है। तो सबको एक वो प्रायोरिटी होती थी कि भाई बेटा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, गांव में जब आप देखते थे कि बेटा जब होता था तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब बेटियां होती थी तो उनको कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही चीजें चेंज हो रही हैं, समाज का वो एक स्तर बदल रहा है, सोच का, मानसिकता का, बेटियां भी परचम लहरा रही है, तो आज वो थॉट सोसाइटी में आ गया है, लोगों में आ गया है कि बेटियां भी बेटों से कहीं कम नहीं है। अगर इसके साथ ही मैं बात को, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि बेटियों को वो इक्वल राइट्स बनी। वो जो एक थॉट था सोसाइटी में कि बेटियां बोझ होती हैं, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं कि आर्थिक तौर पे उनको कैसे सशक्त कर सकते हैं। अगर वो हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं तो उसके लिए वो उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे वो कर सकते हैं। पेरेंट्स जो हैं, जो बेटियों को 18 के बाद में अगर उन्हें हायर एजुकेशन देना है, उनकी शादी करनी, उसके लिए बोझ समझते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स चला दी हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ पेरेंट्स की मानसिकता चेंज हुई है, किसी भी कुरीति या किसी भी थॉट को चेंज करने के लिए 360 डिग्री पे हमें देखना होता है, और 360 डिग्री पे सब कुछ बदला है। वेदर वो पेरेंट्स की सोच हो, वेदर वो सोसाइटी में जो स्वतंत्रता आई है, वेदर वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, तो सारी चीजों ने अपना एक रोल अदा किया है। और उस रोल को अदा करते हुए आज अगर आप देखेंगे तो सेक्स रेशो बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है, और राजस्थान में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशो बहुत अच्छा है। अगर आप डूंगरपुर की बात करें, राजसमंद की बात करें, पाली के तो रूरल में 1003 है, बांसवाड़ा की बात करें, तो ये हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार बालिकाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, और जैसा आपने जिक्र किया कि जो कदम कदम पे जो बैरियर्स थे बेटियों के विकास के लिए या उनको सशक्त बनाने के लिए, तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दिए। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन तक की जो आपकी शिक्षा है बेटियों के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क है जी। और इसके अलावा भी जैसे पोस्ट ऑफिस की बात करी जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना, यानी बेटी के जन्म से ही आपके लिए एक विशेष प्रकार की योजना लाई गई है ताकि बेटियों को, जो जैसा आपने कहा कि बोझ माना जाता था, वो नहीं माना जाए जी। तो इस तरह की जो योजनाएं आने से कितना कुछ संबल मिला है, क्योंकि आप तो फील्ड में काम करती हैं, आप लगातार लोगों से रूबरू होती है, तो क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, अगर हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो मैंने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में जो स्वतंत्रता के टाइम पे जो बेटी और महिलाओं की जो सिचुएशन थी, उसको ग्रास रूट लेवल पे समझते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है। अगर आपने जैसा कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें एक बचत है, बेटियों के भविष्य में निवेश की बात की गई है कि आप छोटा छोटा बचत करके
भविष्य में उनको आप पे वो बर्डन ना हो। चाहे आपकी लखपति दीदी योजना है कि हम लोग उनको वित्तीय समावेशन करते हुए, शिक्षा देते हुए, प्रशिक्षण देते हुए उन्हें लखपति बनाएं, जो 1 लाख से ऊपर उनकी जो आय है उसको हम लोग बढ़ाएं। बहुत सारी स्कीम्स है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, मैं तो कहती हूँ ज्योग्राफिकल एरिया को दिखते हुए भी स्कीम्स। अगर आप SC ST की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, ट्राइबल एरिया की बात करें, तो BTO के लिए कितनी सारी स्कॉलरशिप्स की हम लोगों ने बात की। लाडो स्कीम है जिसमें जो बेटी पैदा होती है और 21 साल तक अलग अलग किश्तों में बेटियों के लिए जो दिया जाता है। तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जहां पे हम लोग बेटियों को बोझ समझते थे, लेकिन वो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए सोसाइटी में कि हमें बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, वो चीजें हम लोग लेके आए हैं। बहुत सही बात है कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, डेफिनेटली उन्होंने लोगों की जो मानसिकता है उसको चेंज किया है। कोई भी चीज़ अगर हमारे एनवायरनमेंट में होती है और एनवायरनमेंट में अगर वो चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है और उन्होंने ऐसी स्कीम्स लाके अपना जो मोटिव फुलफिल किया है, तो वो सारी चीज़ें जो डेटाज हैं, चाहे वो आप एजुकेशन को लेके देख लें या महिलाओं का जो स्किल ट्रेनिंग में जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, महिलाओं का एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए पता चलता है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो ये स्कीम्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअल लेवल पे पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी में बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रही है। देश की मौजूदा राष्ट्रपति महिला हैं, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है, राज्यों की राज्यपाल महिलाएं रह चुकी है, मुख्यमंत्री महिलाएं रह चुकी है और कई राजनीतिक पार्टियों की अध्यक्ष जो है वो भी महिलाएं रह चुकी है। राजनीति की बात करी जाए तो राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करी जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को सशक्त करना शुरू कर दिया, उनको भी बराबर सत्ता में भागीदारी निभाने का वो मौका दे रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप देखें अभी 25 साल की जो बिहार का इलेक्शन हो उसमें 25 साल की वो लड़की MLA बनी है। देखिए बहुत मैं भी बोलूंगी कि एक बूम सा आया है और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे मैं बोलूंगी पॉलिटिकल पार्टीज का तो रोल है कि वो महिलाओं को अवेयर कर रही है, बढ़ा रही है कि आप भी राजनीति में आइए, आपका भी उतना ही योगदान है इस जीवन में जितना पुरुष का है। और मैं ये मानती हूं कि अगर आप एक देश में, एक समाज में, एक सोसाइटी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो एक महिला का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा के लेवल पे हो या संसद के लेवल पे हो। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आपके मुद्दे अगर आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो अगर आप बात करें कि पंचायतों की वहां पे 33%, 50% रिजर्वेशन दिया गया, महिला सरपंच हम देख रहे हैं और वो देश की, समाज की तस्वीर बदल रही हैं। अगर विधानसभा में बात करें तो आप हमारे राजस्थान में देख लीजिए कि महिलाओं का इतना पार्टिसिपेशन बढ़ा है और इन दिनों महिलाएं इतनी जागरूक है कि हाँ, राजनीति भी हमारे लिए एक क्षेत्र हो सकता है और क्यों ना हो। अगर आधी आबादी की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो, हमारी आधी आबादी जो महिलाएं, उनका प्रतिनिधित्व वहां पे होना चाहिए। और जो अभी विधेयक लाया गया है जिसको लेके महिलाओं में बहुत उत्सुकता है कि हाँ, अब सरकार हो या सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है संसद, उन्होंने हमें देखा है और वो भी चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े। तो डेफिनेटली महिलाएं राजनीति में अभी आगे आ रही हैं और गवर्नमेंट के स्तर पे भी बहुत सारे योगदान हुए हैं, जागरूकता हुई है और उन्हें वो जो मार्ग है उनके लिए वो प्रशस्त भी किया जा रहा है। बिल्कुल। राजस्थान सरकार की बात करी जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया था जी। उसमें भी जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, हालांकि बालक भी थे, लेकिन बालिकाओं को भी विपक्ष की भूमिका निभाई गई, बालिकाओं ने पक्ष में भूमिका निभाई, बालिकाओं को सभापति का भी पद दिया गया। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो कितना सशक्तिकरण इन बाल मन में उत्पन्न करते हैं? देखिए बहुत ही बेहतरीन मैं बोलती हूँ ये पहल है, क्योंकि मैं एक में जज भी थी जो अभी आयोजन हुआ था और मैं खुद ये बता सकती हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जहाँ पे एक बेटी अपनी आवाज़ उठाने के लिए झेपती थी एक बेसिक नीड के लिए, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बेटी जो लीडरशिप वाला रोल है उसको कितनी बखूबी निभा रही है और कितना बेहतरीन निडर होकर अपना पक्ष रख रही है। एंड यकीन मानिए अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो बेटियों को खुद को लेके जो इमेज थी वो चेंज हुई है, बेटियों को अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके जो इमेज है वो चेंज हुई है और बेटियों को क्यों राजनीति में आना चाहिए वो चीजें चेंज हुई है। तो युवा संसद जैसी जो प्लेटफॉर्म है वो उनको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तो समझाता ही है, साथ में ये भी बताता है कि कैसे युवा अवस्था में आप लीडरशिप रोल में जा सकते हैं, कैसे राजनीति में आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपनी राह चुन सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पर बहुत पॉजिटिव चेंज आज की जनरेशन में, आज की जो बेटियां हैं जो स्वयं को
लेकर कितनी सशक्त है और पुरानी जनरेशन को, तो वो देख के एक तुलना हमें समझ में आती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स है और मुझे लगता है कि बहुत ही बृहद पैमाने पे ये होने भी चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही बड़ा जो मुद्दा है वो खुद की रक्षा का है, देश की रक्षा का है। मैडम, हमने एक वक्त का एक दौर देखा था जब एनसीसी और एनएसएस की बात होती तो सिर्फ लड़कों की बात होती थी। आज वक्त का दौर बदला है, एनसीसी में लड़कियों की कमान है, एनएसएस में लड़कों की कमान है, भारतीय आर्मी में तो खैर महिलाओं की पूरी तरीके से भूमिका है ही है, लेकिन जो बीज है वो एनसीसी और एनएसएस के जरिए बोया गया है। देखिए, इस चीज़ को मैं बहुत खूबसूरती से इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं एनसीसी में बेस्ट कैडेट रही जी, और चूंकि कल तक मैं 7 दिन एनएसएस के जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ कैंप में थी। जब मैं एनसीसी में थी तो हम लोग सिर्फ 6 लड़कियां हुआ करते थे और बाकी जो 50 हैं 40 हैं वो सिर्फ लड़के हुआ करते थे जी। अभी अगर आप देखेंगे 90% एग्जैक्टली क्योंकि वो जो एक सोच थी ना पेट्रियार्कल सोच की, जितने भी बोल्ड रोल्स होते हैं, क्योंकि एनसीसी और एनएसएस आपको एक्सपोजर देता है, आपको वो लीडरशिप क्वालिटी में ढालता है, आपसे भी वो वही डिमांड करता है कि ये जो डिफरेंट रोल है, डिफिकल्ट रोल है, ये आपको भी करना है, वेदर वो कैंप हो, कैंप में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीजें हो। और एनसीसी और एनएसएस का मोटिव ये है सर्विस। अगर मैं एक वर्ड में इसको डिफाइन करूं कि वो बच्चों को यूनिटी सिखाता है और सबसे पहले सर्विस सिखाता है, समाज के प्रति, देश के प्रति। वो जो गुण है उनमें बहुत छोटी अवस्था से डाला जाता है। तो डेफिनेटली ये जो चीज है, अगर मैं बोलूं, आप में अनुशासन तो लाती है, उससे पहले जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम सबका रोल है, कि कहते हैं ना कि हमारी सिर्फ कमाना खाना, एक बड़ा इंसान बनना ही हमारा एक मोटिव नहीं है, हमारी समाज के प्रति, देश के प्रति एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबको निभानी है। आपको कोई असाइन नहीं करेगा कि अगर आप डॉक्टर हैं तभी आप लोगों की सेवा करेंगे। मैं कहती हूँ सड़क पे एक नॉर्मल आदमी जा रहा है और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी वो जो सेवा करे, तो वो जो सेवा भाव वाला जो काम है वो एनसीसी और एनएसएस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके से व्योमिका सिंह और जो दूसरी जो हमारी महिला ऑफिसर थी, उन्होंने किस खूबसूरती के साथ में इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनका भी साफ कहना था कि हमने बचपन में ही इस तरह के जो एनसीसी है, एनएसएस है, इसमें भाग लिया था और बीज वहीं से बोया गया जी। और उस बीज का जो वटवृक्ष बना वो हम सबके समक्ष है जी। डेफिनेटली वेरी ट्रू। अगर आप एनसीसी और एनएसएस में जाएंगे तो बहुत अर्ली अवस्था में आप में सारी चीजें डाल देती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस, डिसिप्लिन कैसे हुआ जा सकता है। और आप इस छोटी, जरूरी नहीं है कि आप किसी दिन आर्मी में जाएंगे, आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तभी आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। आप में जो एक बेसिक सोच वो डाल देते हैं कि एक नॉर्मल इंसान होते हुए या सोसाइटी में किसी भी पद पे रहते हुए या कोई भी रोल अदा करते हुए आप सर्विस वाला रोल हर जगह अदा कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर्विस वाला जो रोल है वो हर जगह अदा कर सकते हैं। खेल को एकमात्र अधिकार माना जाता था कि भाई मेल के लिए, पुरुषों के लिए ही है, लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करी जाए, चाहे ओलंपिक गेम की बात करी जाए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी जाए, एशियन गेम्स की बात करी जाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी जाए, बेटियां जो है वो बेटों को कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर और आंख से आंख मिलाकर उनके साथ में प्रतिस्पर्धा कर रही है। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 3 चीजें नोटिस करती हूँ बीइंग अ गर्ल। पहली चीज तो मैंने ये देखी कि जब बेटा पैदा होता है ना तो वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, लेकिन बेटियों को अगर किसी क्षेत्र में कुछ करना है तो पेरेंट्स से प्रूव करना है आपको। तो सबसे बड़ी बात तो जो बेटियां खेल में आके जिन्होंने देश का, समाज का, अपने स्टेट का, हर जगह का नाम रोशन किया, उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने आप को वो कर दिया है कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है। उससे भी ज्यादा एक कदम आगे बढ़ के मैं ये बोलूंगी कि वो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे रहे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के उस थॉट को समझा होगा और उन्हें आगे पुश किया। तीसरी चीज, जो बेटियां खेल में आके जिन्होंने नाम रोशन किया, उन्होंने हजारों बेटियों के लिए मार्ग बना दिया है कि आप भी खेल के क्षेत्र में आ सकती हैं और आप इस क्षेत्र को चुन सकती हैं, आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, वेदर वो क्रिकेट हो, वेदर वो कुश्ती हो, वेदर वो बॉक्सिंग हो। बेटियों ने हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में प्रूव किया है कि कोई भी चीज निर्धारित नहीं है कि जो सिर्फ बेटों के लिए हो सकती है, पुरुषों के लिए हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती। आप भी इक्वली उतनी ही स्ट्रांग है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं फिर कहूंगी कि जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, उन्होंने तो मार्ग प्रशस्त किया अन्य बेटियों के लिए, उन पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा दूसरे पेरेंट्स के लिए किया है। गवर्नमेंट ने भी जिस हिसाब से खेलों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, अलग अलग स्कीम्स देके, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड्स देके, वो भी बहुत बेहतरीन चीज हुई है जी। घर की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष को छू रही हैं बेटियां जी, अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रही है। किस तरीके से देखते हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो बेटियों ने कामयाबी जो हासिल करी है? देखिए,
मैं तो कह रही हूँ कि बेटियां और महिलाएं घूंघट और चूल्हे चौके से निकल के उन्होंने अंतरिक्ष को छुआ है, तो उनका सफर बहुत आसान तो बिल्कुल कभी नहीं रहा है, क्योंकि बेटियों को सबसे पहले लड़ना पड़ा है अपनों से और उसके बाद में लड़ना पड़ा है दुनिया से। जब आप बाहर निकलते हैं और जब आप पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं वो तो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आपको अपनों से लड़ना पड़ता है तो वो डिफिकल्ट होती है। अब उसी में भी आप एक चीज ऐड कीजिए कि बेटियां जिनके लिए पेरेंट्स ने कुछ रोल निर्धारित किए हैं, आप टीचर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, सिक्योर जॉब है, लेकिन वो बेटियां जिन्होंने अंतरिक्ष को चुना होगा, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने की सोची होगी कि नहीं हमें एक उड़ान भरनी है, उन बेटियों के लिए बहुत टफ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आज हम अंतरिक्ष की बात करें तो बेटियां बहुत आगे जा रही हैं और उन्होंने जो ये नॉर्मल रोल हैं, जो बहुत खूबसूरत रोल हैं जो असाइन किए गए थे, उनसे अलग उन्होंने अपने लिए रोल चुना है। और डेफिनेटली आप कहीं भी देख लीजिए कि सुनीता विलियम्स की हम लोग बात कल्पना चावला जी हैं, उनकी बात करें, उन महिलाओं ने अन्य बेटियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उन्होंने बताया है कि कोई भी क्षेत्र सीमित नहीं है, आप बेटियों का आकाश सीमित नहीं है, आप चाहें तो अपने लिए कुछ भी चुन सकते हैं। बिल्कुल। आजकल जितनी भी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, अगर सरकारी नौकरी की कट ऑफ की बात करी जाए, हाँ। एक वक्त था जब लड़कों की जो कट ऑफ रहती थी बहुत हाई रहती थी और लड़कियों की जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे रहती थी, लेकिन आज आप कट ऑफ को देखिए लगभग बराबर आ गए हैं। आप कट ऑफ नहीं, आप आजकल कितने भी एग्जाम्स देखिए, उसमें जो टॉपर्स हैं वो बेटियां ही हैं, चाहे वो आप यूपीएससी का देख लिए, अब आरएस का एग्जाम देखिए, जितने कम से कम 50% बेटियां हैं। तो बेटियों ने ये प्रूव किया है कि अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं तो हम सब चीज कर सकते हैं। उसमें भी मैं दो चीजें ऐड करूंगी। पहली चीज, ये जो कट ऑफ है और जो बेटियां जिस हिसाब से टॉप कर रही हैं, ये एक मानसिकता ये दिखाती है कि बेटियां कहीं से कम नहीं है। अगर आप उनको बेटी होने के ताने से ये सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, तो ये चीज बिल्कुल उन्होंने गलत साबित करती है कि हम बेटियां भी कर सकते हैं और हम में भी इक्वली उतना ही दिमाग है कि हम चाहे वो कोई भी एग्जाम है, वो चाहे इस देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, हम उनको भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये दिखाती है कि जो बेटियां हैं, पेरेंट्स भी आज बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। पेरेंट्स चाहते हैं, पहले पेरेंट्स जो सोचते थे कि हमारा जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य बेटियों को पराया करना, अब मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स ये सोच रहे हैं बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, कि हमारी बेटी सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ी हो ताकि जीवन में फिर जो भी परिस्थितियां उनसे वो लड़ सकती है। तीसरी चीज फिर वही गवर्नमेंट पे आती है कि गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से बेटियों के लिए स्कीम्स लेके आए हैं, आज आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जितनी भी चीजें देखेंगे, एक बेटी, गांव की बेटी जो भैंस और गाय चरा रही है, वो आरएस बन गई है। टेक्नोलॉजी जो हुई है, जो नोट्स अवेलेबल हैं, वो घर में बिना ऊंची फीस दे के पढ़ सकती है। गवर्नमेंट ने फ्री कोचिंग की व्यवस्थाएं बहुत जगह की हैं, जहां पे बेटियां चाहें तो किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर सकती है। तो मैं फिर ये बोलूंगी कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बेटियों का तो हमेशा था कि वो अपने आप को प्रूव करने पे आगे रही हैं, लेकिन बाकी सारे स्टेक होल्डर्स ने भी बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, जिसके कारण बेटियां आज हर क्षेत्र में बिल्कुल हर क्षेत्र में आगे। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि जो मानसिकता है वो बदली नहीं है, कि बेटा ही सर्वोपरि है। अब जितने एग्जाम्पल हमने बातचीत करी है, क्या आपको लगता है मानसिकता बदलने लगी है, अगर भी कुछ बदलना बाकी है? अगर आप मुझसे सिर्फ ये पूछेंगे कि मानसिकता बदल रही है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी हाँ, डेफिनेटली मानसिकता बदल रही है और वो हम सभी लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटियां अलग क्षेत्र में जा रही है, हर क्षेत्र चुन रही है, डिसीजन मेकिंग में। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछेंगे क्या अब भी बदलने चाहिए, तो बिल्कुल बदलने चाहिए। अगर बदलनी चाहिए तो इन चैलेंजेस क्या क्या हैं, कौन सी चुनौतियां हैं जिनको अभी हमें पार करना और बाकी है, क्या लगता है? मैं राजस्थान में ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए काम करती हूँ। अपने आदिवासी जो एरिया है, अपनी माइनॉरिटीज की जो बेटियां हैं, जो क्या वहां पर ड्रॉप आउट का ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों की बात करी जाए, वहां कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उन क्षेत्रों में जाता है कि थोड़ा सा विकास की दर थोड़ी सी धीमी उन क्षेत्रों में पहुंच पा रही है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, उनकी अपनी रूढ़ियां हैं, अपना थोड़ा पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, अगर आप देखेंगे लैंगिक भेदभाव है। बेटों को बहुत अलग रेज किया जाता है आज भी, और बेटियों को बहुत अलग रेज किया जाता है। बेटों के लिए सर्टेन कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बेटों के लिए। बेटियों के लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको क्या चुनना है, आपको क्या पढ़ना है, बेटियां बाहर निकल के क्या करेंगे। जो ड्रॉप आउट्स बेटियां हैं, उनको इसलिए पढ़ाई छुड़वा दी जाती है कि आपको तो अगला घर ही जाना है, संभालना है, और बेटा है वो घर का आधार है। आप बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है, लेकिन बेटा आधार है। दूसरा, आज भी आप देखेंगे कि बेटियों को उतना पंख नहीं दिए जाते हैं, उतना आधार नहीं समझा जाता है। पंखों का मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, पंखों का मतलब है कि उतनी स्वतंत्रता नहीं है। आज भी उनके लिए जो चीजें चूज की जाती हैं वो डिपेंडेंट है। वो कहते हैं ना कि जो बेटी होती है, जब वो पैदा होती है तो पहले अपने
फादर पे डिपेंडेंट होती है, फिर उसको इस तरीके से रेज किया जाता है कि वो अपने पति पे डिपेंडेंट होती है, फिर वो बुढ़ापे में जब उम्र दराज होती है तो बेटे पे डिपेंडेंट होती है। तो एक संरक्षण वाला थॉट जो होता है वो बेटी को रेज करते हुए होता है, बेटों को रेज करते हुए नहीं होता। तो मुझे लगता है कि थॉट बदला है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में जो आत्मनिर्भरता वाला है वो थॉट लाने की जरूरत है। आप बेटियों को संरक्षण वाला थॉट मत दीजिए कि आपको ताउम्र संरक्षण में रहना है, आपको आत्मनिर्भरता वाला थॉट देना है कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, आप अपना जीवन सशक्त होकर आसानी से जी सकती है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे थॉट्स बदलने की जरूरत है ताकि और ज्यादा हम बेटियों को सबसे अंतिम प्रश्न बहुत जल्दी से आंसर चाहूंगा, विकसित भारत 2047 में क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? मुझे लगता है कि बेटियां, वो कहती है ना, बहुत अच्छी संयोजक होती हैं, बहुत अच्छी गुरु होती हैं, बहुत अच्छी समवयक होती हैं, और बेटियां बहुत जल्दी सीखती हैं। और बेटियों, अगर आप केस स्टडीज देखेंगे तो बहुत अच्छा बेटियां अपना रोल भी अदा करती हैं। तो डेफिनेटली आधी आबादी का ही रोल होने वाला है अगर आप हमें सही मायने में देश को विकसित बनाना है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है मेरे जहन में, उनकी तरफ आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहूंगा। महिलाओं के आत्मनिर्भर भारत की आप बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, लेकिन खुद की सुरक्षा करने के लिए भी लगातार उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उसको आप किस तरीके से मानते हैं? स्कूल में, कॉलेजों में आत्मरक्षा के कई तरीके के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हो रहा है, वो कितना कुछ जरूरी है? देखिए, हमने बेटियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकाल दिया है कि महिला सशक्तिकरण की राह में आप आगे बढ़िए, आपको हर क्षेत्र में भूमिका निभानी है। लेकिन जब वो घर की दहलीज पार करती हैं तो स्वतंत्रता उनकी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी पेरेंट्स डरते हैं, अभी भी बेटियां बाहर निकल से डरती हैं। एग्जैक्टली, दोनों चीजें उनको देने की जरूरत है। तो बेटियां अगर स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो वो डरेंगी, उनमें वो भाव होगा कि वो अपना 100% जो उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए वो कर ही नहीं पाएंगी। तो मैं ये मानती हूं, जो हम लोग वर्तमान समाज जितनी तेजी से बदल रहा है और जिस हिसाब से जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं महिलाओं के और बेटियों के प्रति, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की, बालिका सशक्तिकरण की राह में सबसे पहली जो प्रायर कंडीशन है वो है सुरक्षा की। उसको हम लोग ध्यान में दे, तब ही जाके हम लोग बेटियों के लिए कुछ कर पाएंगे। सपने जो देखे हुए हैं वो तभी सुरक्षा की कसौटी पर ही खड़े। एग्जैक्टली, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी कि आपने बोला आत्म सुरक्षा की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, कोई भी जब क्राइम उनके साथ घटित होता है, सरकार बाद में आती है, पुलिस बाद में आती है, सबसे पहले उस परिस्थिति में आप ही अपने साथ में होती है, आप ही को डिसाइड करना है कि अब यहां से बचना कैसे है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, बाकी चीजें बात में है। बिल्कुल। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लगातार चला रही है, चाहे राज्य सरकारें हों, सभी बहुत ही पुरजोर तरीके से इस कार्यक्रम को चला रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है उसमें क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बेटों को सिखाओ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों को भी सिखाओ। क्या सिखाएं? बेटों को आप ये सिखाइए, मैं कहती हूँ ना कि अगर आपको किसी भी कुरीति को परिवर्तन की इस राह में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो इस लाइन में बेटों को भी बेटियों के अलग साथ में जोड़िए। अगर आपको उनको मासिक धर्म के बारे में सिखाना तो बेटियों को मत सिखाइए, बेटों को भी सिखाइए कि मासिक धर्म में कैसे एक महिला एक बेटी हो सकती है। अगर आपको ये बेटियों को सिखाना है कि कैसे खुद की सुरक्षा करनी है तो आप बेटों को भी सिखाइए कि बेटियों को हानि नहीं पहुंचानी है। तो अगर आप समाज में, देश में परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन की इस राह में सिर्फ बेटी को नहीं सिखाना है। महिला सशक्तिकरण तो तभी, हम महिलाओं को सशक्त किससे कर रहे हैं, हम महिलाओं को सुरक्षित किससे कर रहे हैं, हम बेटियों को किससे सुरक्षित कर रहे हैं। तो इस परिवर्तन की राह में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग बेटों को भी साथ लेके चलें, तब जाके हम लोग बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटों को भी सिखाओ, तब वो मोटिव फुलफिल होगा। यानी हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। वो कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी हमने मुट्ठी पर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। जी भाग्यश्री जी, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने सरल और सहज तरीके से आपने हमारे साथ विचार साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।